हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुशांत सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हमारा फॉरेन ट्रेड। यानी कि अब तक हम लोगों ने इस वीडियो में मतलब इस चैप्टर की सीरीज में क्या क्या पढ़ा था। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन से शुरुआत करी, फिर हम लोगों ने एक छोटा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में, इंडियन इकोनॉमी का। फिर हम लोगों ने एग्रीकल्चर सेक्टर को पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने इंडस्ट्रियल सेक्टर को पढ़ा। यानी कि हम लोगों ने प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर यानी कि जो हमारे दो सेक्टर्स होते हैं मेनली, हम लोगों ने उसके बारे में पढ़ा। अब हम लोग यहाँ पे फॉरेन ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे। भाई देखो, इकोनॉमी का एक मेजर पार्ट होता है हमारा इंटरनेशनल इकोनॉमिक, जिसमें हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट को पढ़ते हैं। तो उस जमाने में भी ट्रेडिंग हुआ करती थी इंडियन इकोनॉमी में, और एक बहुत अच्छे और पुराने अरसे जमाने से, एंशियंट इंडियन टाइम पीरियड से होती चली आ रही थी। ठीक है ना। तो अब क्या था कि यहाँ पे फॉरेन ट्रेड की हमारी क्या कंडीशन थी हमारे देश में, अब हम उसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पता था, लास्ट वीडियो में मैंने बताया भी था कि जो हमारे देश का जो ट्रेड था, यानी कि हम लोग क्या हो रहे थे, हम लोग रॉ मटेरियल को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते जा रहे थे और जो फाइनल गुड्स वहां से बन के आ रहे थे उसको इंपोर्ट करते जा रहे थे। तो हम लोग रॉ मटेरियल के मैक्सिमम एक्सपोर्टर हो रहे थे। ठीक है, चलो अच्छी बात है, हम पैसा उससे कमा रहे थे, लेकिन हम लोग इंपोर्टर होते जा रहे थे फिनिश्ड गुड्स से। तो ट्रेड डेफिसिट वाली कंडीशन तो यहाँ पे आ ही रही थी, जो मैंने आपको बताया ना कि जब इंपोर्ट ज्यादा एक्सपोर्ट कम होता है तो उसको ट्रेड डेफिसिट कंडीशन कहते हैं। ठीक है। अब हुआ क्या इस सारी सिचुएशन से, देखो। तो इसको हम शुरू से शुरू करते हैं पहले तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि ट्रेडिंग नेशन था हमारा एंशिएंट टाइम पीरियड से, बहुत पुराने समय से हम लोग ट्रेडिंग कर ही रहे थे इंडिया के बाहर से, मतलब अच्छी खासी ट्रेड होती थी। रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी लगाई गई फिर ब्रिटिश पॉलिसीज, यानी कि जब ब्रिटिशर्स की एंट्री होती है हमारे देश में तो उन लोगों ने क्या करा, हमारे देश पे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ले लिया। तो जितनी भी जो ट्रेडिंग, मतलब क्या होता है ना कि इंडिया के बाहर से आप कोई भी अगर मतलब एक्सपोर्ट कर रहे हो इंपोर्ट कर रहे हो तो उस पर रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज लगा दी जाती है सरकार के द्वारा। जैसे आज के जमाने में भी होता है कि अगर इंडियन इकोनॉमी अभी चल रही है, अभी सोचो हम लोग चाइना से कोई चीज इंपोर्ट कर रहे हैं या हम अपने इंडिया से कोई चीज बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें सरकार का एक इंटरफेरेंस, ये सरकार की तरफ से पॉलिसीज बनाई जाती हैं जिसके तहत हम लोग उन चीजों को फिर फॉलो करेंगे। क्योंकि भाई इंटरनेशनल तरीके से काम करना है तो सरकार को तो लेना पड़ेगा कंसीडर में। ठीक है। तो वही हुआ था कि ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड में फिर चाहे वो प्रोडक्शन हुआ, ट्रेड हुआ, टैरिफ्स हुए, टैक्सेस जो होते हैं वो सारे के सारे कंट्रोल कर दिए गए हमारे कॉलोनियल गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, यानी कि इन लोगों के थ्रू कंट्रोल कर लिया गया सारी चीजें। ठीक है ना। उसके बाद आता है, जैसे कि मैंने बताया था कि प्राइमरी एक्सपोर्टर थे हम लोग। रॉ सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, वूल हो गया, शुगर हो गया, इंडिगो हो गया, जूट हो गया। इंडिगो यहाँ पे होता है नील, जो पुराने जमाने में सफेद कपड़ा जो धोया जाता था उसके लिए नील आता था एक, उस नील की इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड हुआ करती थी, तो उसी को इंडिगो कहते हैं, ब्लू कलर का जो होता है। ठीक है ना। और इंपोर्टर हो गए हम लोग फाइनल गुड्स के, कॉटन, सिल्क, वुलन क्लॉथ्स जिससे बनते थे, और साथ ही साथ कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स सब लोग क्या होते हैं, जो मशीनरीज होती है किसी भी फाइनल गुड को बनाने के लिए। पहले तो वो अवेलेबल नहीं थी, जब हुई तो हम लोग उसको, तभी तो हमारी इकोनॉमी धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बदली। ठीक है। तो हम लोगों ने इन चीजों को बढ़ावा दिया, इस तरीके से इकोनॉमी में बदलाव देखने को मिलता है। ठीक है ना। अब फॉरेन ट्रेड में किस तरीके से मार देखने को मिलती है, कैसे हम लोगों की चीजें बदलती है, देखो। अब होता क्या है, सो दे मेंटेन अ मोनोपोली ओवर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। यहाँ पे क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने अपनी खुद की एक मोनोपोली सेट कर ली, कि यानी कि मान लीजिए कि हम ही लोग आपसे सारा का सारा रॉ मटेरियल खरीदेंगे, यानी कि ब्रिटिशर्स ही हमसे सारा रॉ मटेरियल लेंगे, हम किसी और कंट्री को बेच ही नहीं सकते हैं। ठीक है ना। फिर वो अपना खुद का प्राइस सेट कर लेंगे। मोनोपोली जो वर्ड होता है ना, इसका क्या मतलब होता है इकोनॉमिक्स में, कि कोई भी चीज को आप कंट्रोल कर लो। यानी कि जैसे मान लो मार्केट में ये मार्कर है तो इसको सिर्फ मैं ही बनाऊंगा और मैं ही बेचूंगा, इसको और कोई नहीं बना सकता है। तो इसका फिर ये नुकसान होगा कि मैं अपने हिसाब से मार्केट प्राइस सेट कर लूंगा, मैं मैक्सिमम प्राइस सेट कर लूंगा, फिर कोई ना चाह के भी खरीद ही पाएगा इसको, क्योंकि और कोई बना ही नहीं रहा है मार्केट में। तो इस तरीके से मोनोपोली सेट कर ली जाती है। तो ब्रिटिशर्स ने मोनोपोली सेट करी, और ना ही आप कुछ एक्सपोर्ट कर सकते हो बाहर, किसी को बेच सकते हो, और ना ही बाहर से कुछ ऐसा हमारी परमिशन के बिना इंपोर्ट कर सकते हो। हम ही आपको बेचेंगे जो खरीदना है, यानी आप हम ही से खरीदो, हम ही से बेचो। ये बेसिकली इंडिया और ब्रिटेन के बीच में एक मोनोपोली सेट कर दी गई ब्रिटिशर्स के द्वारा। अब ये सारी चीजें होती है, उसके बाद क्या होता है, फिर एक बड़ा काम होता है यहाँ पे। बड़ा काम क्या होता है यहाँ पे, कि लेटर आफ्टर स्विस कैनाल फर्दर इंटेंसिफाइड ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडियाज फॉरेन ट्रेड। और जब स्विस कैनाल बनती है ना, इसके बाद ब्रिटिशर्स के हाथ पूरे खुल जाते हैं ट्रेड में। कैसे, अब वो मैं आपको थोड़ा सा ना यहाँ पे मैप के थ्रू समझाता हूँ। देखो, तो आप लोगों को यहाँ पे वर्ल्ड मैप दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो आप लोगों इसको समझने की कोशिश करो। ये इंडिया है हमारा, ये ब्रिटेन है। ठीक है। पहले क्या होता था कि ट्रेडिंग जो है रोड के रास्ते से हुआ करती थी, यहाँ से इंडिया से ऐसे रोड से सामान ले आया जाया जाता था। तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे अरब्स जो थे, यानी कि जो टर्की के, यानी कि जो मुस्लिम लोग थे, उन लोगों ने यहाँ पे अपनी ट्रेड टैक्स लगाना शुरू कर दिया। यहाँ से कुछ भी लेके जाओगे तो उस पर टैक्स लगेगा, तो माल महंगा बिकेगा।
तो फिर क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने रास्ता निकाला यहाँ से, ऐसे दूर से पूरा साउथ अफ्रीका से एक समुद्री रास्ता निकाला था जो इंडिया एंटर होता था। इन लोगों ने ट्रेडिंग समुद्र के रास्ते करनी शुरू करी। लेकिन हुआ क्या कि रास्ता बहुत लंबा होता था, लंबे समय लगना, लंबे कंजप्शन लगनी, पेट्रोल डीजल, तो उसकी वजह से समय ज्यादा लग रहा है, पैसा लागत तो ज्यादा लगी रही थी। फिर क्या होता है, यहाँ से एक सुइज कैनाल होके निकलती है जो बनाई जाती है उस जमाने में, इस यहाँ से इस रास्ते से, और इस तरीके से सुइज कैनाल से यहाँ से सीधा जो है डायरेक्ट इंडिया जाने लग गया। और जब ये सुइज कैनाल बनती है तो क्या होता है, ब्रिटिशर्स को फायदा होता है, टाइम कम बच रहा है, फटाफट से वो आना जाना हो रहा है, तो इकोनॉमी फास्ट रन कर रही है, तो कहीं ना कहीं उनका जो ट्रेड था वो इंडिया के साथ और ज्यादा मजबूत हो गया फिर उन लोगों का, ठीक है ना। तो इस तरीके से सुइज कैनाल बनी और इस तरीके से इन लोगों का जो ट्रेड था वो बहुत बढ़िया हो गया। फिर क्या होता है आगे, बट कलेक्टेड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट सरप्लस। अब हुआ क्या कि ऐसा नहीं कि इंडिया का एक्सपोर्ट किया तो उन लोगों ने पैसा नहीं कमाया, पैसा इंडियंस ने कमाया, लेकिन अब हो क्या रहा है यहाँ पे कि ब्रिटिशर्स का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आ गया है। तो एक्सपोर्ट करने के बाद जो पैसा आना है, उस पैसे को जो सरकार के पास आना है, इंडियन गवर्नमेंट के पास आना है, वो लोग क्या कर रहे थे, उस पैसे को कहां लगा रहे थे, उस पैसे को वो लोग खर्च कर रहे थे, सरप्लस अमाउंट स्पेंड ऑन ब्रिटिश ऑफिशियल्स वॉर, यानी कि जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो वॉर लड़े जा रहे थे उसमें खर्च किया जा रहा था, ठीक है। ब्रिटेन में नए नए ऑफिस सेटअप करे थे, उस इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा खर्च किया जाता है, यानी कि इंडिया का पैसा कमाया, इंडिया का ही पैसा उसमें लुटा दिया सारा, ठीक है ना। और उसके अलावा एक चीज और होती है कि जब एक्सपोर्ट हम लोगों ने किया तो ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में एक्सपोर्ट किया, तो जो हमारी डोमेस्टिक मार्केट थी उसमें पैसा, मतलब उसमें प्रोडक्ट्स नहीं बचे, यानी कि जो शॉर्टेज ऑफ कमोडिटी इन डोमेस्टिक मार्केट, भाई एक्सपोर्ट दबा के करवा दिया हम लोगों से, एक्सपोर्ट करा दिया, तो इंडियन मार्केट में भी तो वो सामान चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं बचा, तो जिसके चलते हुए इंडिया में भी उसके दाम बढ़ गए उन प्रोडक्ट्स के, ठीक है। तो इस तरीके से जो ट्रेड पॉलिसीज थी वो इस तरीके से ब्रिटिशर्स के थ्रू लाई गई कि पूरा का पूरा उन लोगों ने हमारे इंडिया की इकोनॉमी को एकदम डुबो के रख दिया इस तरीके से, ठीक है ना। तो मैंने आप लोगों को पहली वीडियो में बताया कि एग्रीकल्चर को कैसे खराब करा, फिर उनके बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, और उसके बाद फिर हमारे ट्रेड, फॉरेन ट्रेड को किस तरीके से उन लोगों ने नष्ट कर दिया अच्छी तरीके से। तो ये थी मेरी वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को फॉरेन ट्रेड के बारे में बताया। अब अगली वीडियो में हम लोग डेमोग्राफी, डिविडेंड और इन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। तो अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए, और कॉमेंट सेक्शन में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।